नमस्कार, मेरा नाम के त्रिपाठी है। मैं लखनऊ के बॉयज़ एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, मैं आज आप लोगों को कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान में अध्याय 9 पर भाग 2 में, जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, पर चर्चा करूँगा। मैंने आप लोगों को भाग 1 में कुछ बातें बताई थी गोलीय दर्पण के परावर्तन के संबंध में। गोलीय दर्पण के परावर्तन में उत्तल और अवतल दर्पणों के बारे में बात हुई थी। समीकरण भी मैंने वहाँ पर प्रूव किया था और दर्पण का आवर्धन बताया था आपको। आवर्धन क्षमता के बाद मैंने आप लोगों को सवाल भी लगाया था और सबसे पहले उसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या पर संबंध भी बना करके दिखलाया था। आगे बच्चों हम चलते हैं। मैंने उस बार आपसे अंत में कहा था कि अगले भाग में मैं आप लोगों को प्रकाश का अपवर्तन बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं अपवर्तन में कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, जिसमें देख सकते हैं आप प्रकाश का अपवर्तन, परिभाषा क्या होता है अपवर्तन। उसके बाद में प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताऊंगा, और समांतर फलकों के स्लैब से भी अपवर्तन, वास्तविक तथा आभासी गहराई पर चर्चा करूंगा, और अंत में क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बात करूंगा। फिर इसके यूजेस आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चल रहा हूँ बच्चों, अपवर्तन होता क्या है। देखिए, प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, पारदर्शी माध्यम की बात कर रहा हूं बच्चों, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये अभिलंब आपको दिखलाई दे रहा है और अभिलंब की ओर ये झुक जाना इसका, या फिर यहां पर देख सकते हैं आप अभिलंब से दूर हट जाना, अपने मार्ग से विचलित हो जाना है। माध्यम पारदर्शी एक है और ये दूसरा पारदर्शी माध्यम है। ठीक इसी प्रकार से ये एक माध्यम और ये दूसरा माध्यम है। तो प्रकाश की किरण का आप देख सकते हैं एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाना, अपने मार्ग से विचलित हो जाना। ये सीधा जाना चाहिए था लेकिन सीधा न जा करके इधर को टर्न हो गई, ये दूर हट गई। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं बच्चों। अब ये जो अपवर्तन हो रहा, अपवर्तन का कारण भी है, वो भी मैं आपको बताऊं। अपवर्तन का कारण देखिए क्या है कि प्रकाश, अभी मैं आपसे उस पर भी बात कर लूं, प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। तो जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में जाएगा तो प्रकाश की चाल में परिवर्तन होगा, अर्थात अपने मार्ग से मुड़ जाएगा। देखिए बच्चों, स्नेल ने अपवर्तन के नियम बताए थे। 2 नियम यहां पर हैं, जरा इन पर बात करूं। आप देख सकते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण है, परंतु ध्यान रहे बच्चों, अभिलंब से थोड़ा सा तिरछा, अभिलंब से कोण बनाते हुए न्यून कोण। सीधा अभिलंब से जाएंगे तो सीधा निकल जाएंगे। अभिलंब अर्थात पृष्ठ पर लंबवत आप आएंगे तो प्रकाश की किरण में अपवर्तन नहीं दिखलाई देगा, परंतु एक कोण लेकर के इसे आप रे को कोई आपतित किरण हो रही है तो आप देख सकते हैं कुछ भाग इसका परावर्तित हो गया और बाकी भाग इसका अपवर्तित हो गया, अर्थात दूसरे माध्यम में गया और अभिलंब की ओर, जैसा यहाँ पर झुकता हुआ दिखला रहा हूँ, यह अभिलंब से दूर हटेगा, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर अभिलंब के साथ में आपतित किरण जो कोण बना रही है, इसे हम क्या कहेंगे? आपतन कोण। तथा अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बना रही, आर से दिखला रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। ध्यान रहे, अपवर्तन कोण यूज करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और देखिए बच्चों, इसी पर स्नेल ने 2 नियम दिए थे। क्या थे? आपतित किरण दिखलाई दे रही है आपको, अर्थात ये अपवर्तित किरण आपको ये दिखलाई दे रही है, तथा अंतरा पृष्ठ के आपतन बिंदु, अंतरा पृष्ठ, ये जो पृष्ठ है हमारा, इसके आपतन बिंदु अर्थात यहां पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होंगे,
आपतित किरण, अपवर्तित किरण अभिलंब अंतरापृष्ठ के बिंदु पर मिल रहे हैं यहाँ पर और एक ही तल में होंगे। पहला नियम था। दूसरा नियम स्नेल ने देखिए क्या दिया, आपतन कोण की साइन अर्थात ज्या, जिसको आप क्या कहेंगे साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, कांस्टेंट। ये नियतांक है, इसी को हम नाम देते हैं कितना, दूसरे माध्यम का। ये दूसरा माध्यम यदि है और ये पहला माध्यम यदि हमारे पास यहाँ पर एयर है या ग्लास है, एयर है मान लीजिए पहला माध्यम यहाँ पर, तो पहले माध्यम के सापेक्ष में अपवर्तनांक। ये 2 1 का मतलब है बच्चों, इसे क्या कहेंगे, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष। दूसरा माध्यम यहाँ पर जो भी है, अगर ग्लास है तो ग्लास का होगा अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष में, एयर के सापेक्ष में। तो यहाँ पर ये साइन आई अपॉन साइन आर एक निश्चित अनुपात है, इसका मान फिक्स है। और बच्चों ये अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष में बता रहा हूं, जो इसका मान आई पर निर्भर नहीं करता है, इसका मान पदार्थ पर निर्भर करता है। आप लोगों को यहां पर बच्चों ये भी बताना चाहूंगा, देखिए जरा सा कि कारण इसका अपवर्तन का क्या है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। तो आपको यहाँ पर भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न है, तो यहाँ पर साइन आई और साइन आर जो कि अपवर्तनांक है, सपोज कीजिए दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष, इसी को हम लोग v1 अपॉन v2 भी कह सकते हैं, अर्थात पहले माध्यम में प्रकाश का वेग अपॉन दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो ये अपवर्तनांक हमको प्राप्त हो जाएगा। बच्चों एक बात आपका यहां पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, देखिए आपतित किरण अभिलंब की ओर झुक गई। इस केस में देखिए माध्यम 1 और ये माध्यम 2 है, तथा दूसरे केस में आपतित किरण अभिलंब से दूर हट गई। यहां पर भी देखिए ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। जरा सा ध्यान दीजिए, यदि I बड़ा है R छोटा है, तो यहां पर अभिलंब की ओर झुक रही है। I छोटा है, यहां पर R बड़ा है, तो अभिलंब से दूर हट रही है। अर्थात यहां पर क्या होगा, N21 का मान 1 से ज्यादा निकलेगा, I बड़ा है, और यहां पर N21 का मान 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा बच्चों, 21 का मान 1 से छोटा होगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर आपको ये बताना चाहूंगा कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशता सघन माध्यम में प्रवेश करती, विरल से प्रकाशता सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो यहां पर अभिलंब की ओर झुक जाती है। परंतु यदि प्रकाशता विरल से सघन माध्यम में, सघन से विरल, उल्टा बोल रहा हूं, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब यहां पर क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती है। ये प्रकाशता सघन माध्यम क्या है, इसको जानना यहां पर जरूरी है। आप इसका अर्थ ये न लगाइएगा कि द्रव्यमान घनत्व से, क्योंकि प्रकाशता घनत्व माध्यम का हो सकता है द्रव्यमान घनत्व दूसरे की तुलना में कम हो। जैसे आपको यहां पर तारपीन का एग्जाम्पल दूंगा। तारपीन और जल में यदि आप देखें तो जल क्या है, द्रव्यमान उसका घनत्व ज्यादा है तारपीन से, तारपीन हल्का है। परंतु तारपीन प्रकाशता सघन माध्यम है, अर्थात यदि तारपीन और जल दोनों ले लें तो तारपीन के लिए अभिलंब की ओर झुकेगी ये हमारी अपवर्तित किरण। तो ध्यान रखिए जरा सा, यहां पर अभिलंब की ओर झुकती है तो प्रकाशता दूसरा माध्यम सघन है, इसी का अपवर्तनांक है 1 से ज्यादा होगा साइन आई अपॉन साइन आर का मान। और यदि अभिलंब से दूर हट रही है ये हमारी किरण, तो ये पक्की बात है प्रकाशता ये विरल माध्यम है। दूसरा माध्यम क्या है, प्रकाशता विरल कहलाएगा। यहां पर हमारे अपवर्तनांक का मान, जिसको यहां पर N21 लिख रहे हैं, 1 से कम होगा। ठीक है, आगे देखिए चलते हैं। तो यहां पर प्रकाश की उत्क्रमणीयता का एक सिद्धांत आपको बताना है बच्चों, जरा सा ध्यान दीजिए। ये देखिए प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई,
ये तो अभिलंब है, और ये यहां पर I और ये R। ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। तो आप यहां पर क्या कहेंगे, n21 का मान कितना होगा, sin I अपॉन sin R। परंतु यदि बच्चों माध्यम 2 से 1 में जा रहे होते, ये माध्यम 2 है मान लीजिए हमारा, इससे 1 में जा रहे हैं, इस तरफ से चल रहे हैं, 2 से 1 में जा रहे हैं, तो आप इसे क्या कहेंगे, n12। अब दूसरा माध्यम इसको लिया गया है 1 को, ये 2 सेकंड बोल रहा है, प्रकाश की किरण यहां से इधर जा रही, तो 12। तो 1 का ध्रुव के सापेक्ष क्या होगा। अब यहां पर अपवर्तन कोण कौन सा, आपतन कोण R की जगह पर ये आपतन कोण है, अब ये R हो जाएगा और अपवर्तन कोण I हो जाएगा। पुनः ध्यान दे लीजिए, यहां पर से प्रकाश की किरण अगर मान लीजिए ये जा रही है, ये जा रही है, तो ये क्या हो गया, यहां पर से दूर हट गई, ये दूर हट गई। तो इसी में देखिए, तो यहां पर अब आप इसको क्या लिखेंगे, साइन R अपॉन साइन I, क्योंकि आपतन कोण यहां पर R हो गया है और अपवर्तन कोण दूसरा माध्यम जो जिसमें जा रही है, प्रवेश कर रही है, इस एरो पे ध्यान दीजिए, तो अब वो क्या हो गया, I हो गया। अब दोनों समीकरणों को यदि आप गुणा कर देते हैं, देखिए, तो n21 n12 बराबर साइन I अपॉन साइन R इंटू साइन R अपॉन साइन I, अर्थात ये कैंसिल होने के बाद आपको कितना देगा, 1। तो देख लीजिए, हमारे पास यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया है, माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष दिया है, तो हम उसका उल्टा अर्थात 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष ज्ञात कर सकते हैं। माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष 3/4 दिया है, तो माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो उत्क्रमणिकता के सिद्धांत में आपको यह ध्यान देना है, यदि देखिए n ऑफ ग्लास आपको प्राप्त करना है और दिया है हमें ये एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में दिया है, और यदि ये मान दिया हुआ है 2/3 एयर का ग्लास के तुलना में अपवर्तनांक, तो ये उलट जाएगा और कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये उत्क्रमणिकता का सिद्धांत आपने देखा। यहीं पर बच्चों आपको बताना चाहूंगा, ये पार्श्विक इसका विस्थापन भी समझाना था। देखिए यहां पर प्रकाश की किरण आपतित हुई, विरल से सघन माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुक गई, ये अभिलंब की ओर झुक गई। पुनः ये सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हट गई, ये निकली निर्गत किरण इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं यहां पर क्या हुआ, प्रकाश की किरण पहले सघन माध्यम में अभिलंब की ओर झुकी और उसके बाद में सघन से विरल में अभिलंब से दूर, परंतु निर्गत किरण समांतर हो गई आपतित किरण के। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों, क्योंकि यहां पर जो R2 एंगल दिखलाई दे रहा है, ये I1 के बराबर है। ये जो R2 एंगल है, ये I1 एंगल के बराबर है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हुआ क्या, पार्श्विक विस्थापन हो गया, ये जो किरण प्रकाश की जा रही थी, परंतु इसकी दिशा वही रही, दिशा नहीं बदली, अर्थात ये दूर हट गई और उसी दिशा में निर्गत हो रही है, क्योंकि उसी माध्यम में वापस आ रही। तो एयर से चली थी ग्लास में, ग्लास से फिर एयर में, तो पुनः ये उसी दिशा में निर्गत हुई है। और इसका ये पार्श्विक, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं इतना दूर अवश्य हट गई है, ये पार्श्विक विस्थापन है। तो बच्चों आगे चलते हैं, देखिए जरा सा, इसमें एक हमारे पास में टॉपिक है वास्तविक तथा आभासी गहराई। आपने अक्सर देखा होगा, किसी तालाब के पास, पूल के पास जाते हैं तो उसकी गहराई कम आपको आभास होती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसका कारण क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए जरा सा, चित्र में क्लियर है। ऊपर से सीधा देखते हैं तब तो ठीक है, आपको उतनी अच्छी विजिबिलिटी ले ली, ऊपर से थोड़ा सा
साइड होकर के देखते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है कि जैसे कॉइन मान लीजिए ऑब्जेक्ट है कोई पड़ा हुआ है यहाँ पर और ये ऊपर नजर आता है। इसका कारण ये है बच्चों कि ये प्रकाश की किरण एक तो ये सीधा निकल गई अभिलंबवत, लेकिन ये जो दूसरी वाली किरण आपको यहाँ पर दिखलाई दे रही है इसको ध्यान दीजिए, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी क्योंकि सघन से विरल माध्यम में जा रही थी। ये कोण यदि आई था तो एकांतर कोण से ये भी कोण हमारा आई होगा, परंतु अपवर्तन का ये कोण आर यदि है तो संगत कोण से ये भी आर होगा बच्चों। यदि यहां पर इसका नाम ए और ये नाम सी दे लेते हैं, ये सपोज ए बी है, तो ध्यान दीजिए यहां पर हमारे पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ओ ए सी। स्पष्ट रूप से देखिए त्रिभुज ओ ए सी में समकोण त्रिभुज है। यहां पर आप देख सकते हैं साइन आई का मान कितना होगा, लंब ए सी अपॉन कर्ण ओ सी। परंतु यदि आप साइन आर का मान देखें किस त्रिभुज में, दूसरा त्रिभुज लीजिए ओ डैश ए सी, ये ओ डैश है बच्चों, त्रिभुज ओ डैश ए सी में, तो साइन आर बराबर कितना मिल जाएगा आपको, पुनः ए सी अपॉन ओ डैश सी। अपवर्तनांक के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए साइन आई अपॉन साइन आर का मान निकालते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, ये जब आप डिवाइड करेंगे तो ए सी अपॉन ओ सी और यहां पर भी ए सी अपॉन ओ डैश सी, ए सी कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा साइन आई अपॉन साइन आर का मान देखिए कितना मिलेगा, ओ डैश सी ऊपर हो जाएगा और अपॉन कितना ओ सी। बच्चों ध्यान दीजिए ये साइन आई अपॉन साइन आर क्या है, इस माध्यम, ये जो डेंसर माध्यम है, सघन माध्यम है और ये विरल है, इसको नाम दे लीजिए 1 और इसको 2 नाम दे लीजिए। तो आप माध्यम 2 से 1 में जा रहे हैं, अर्थात इसे आप क्या कहेंगे, माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। और इसे आप देखिए ओ डैश सी को जरा सा ध्यान से देखिए, ओ डैश सी दरअसल क्या है कि जब इतना आप पास से आकर के अभिलंब के देख रहे हैं तो ओ डैश सी आपको यहां पर कर्ण जरूर नजर आ रहा है, लेकिन ये कोण इतना छोटा है कि ओ डैश सी को ध्यान दीजिए आप यहां पर बच्चों, ओ डैश सी को आप ओ डैश ए ले सकते हैं, ये किरण, ये लंबाई इसके बराबर ली जा सकती है समकोण त्रिभुज में, क्योंकि हम अभिलंब के बहुत नजदीक हैं, ये कोण बहुत ही छोटे हैं। तो यहां पर इसको हम ओ डैश सी को लिख सकते हैं बच्चों कितना, ये देखिए ओ डैश ए, ओ डैश ए। इसी प्रकार से ओ सी को लिख सकते हैं ओ ए। अब ये देखिए अपवर्तनांक किसका है, 1 का 2 के सापेक्ष, तो इसे 1 अपॉन हम लिख सकते हैं अपवर्तनांक 2 को 1 के सापेक्ष। ओ डैश ए देखिए क्या है, ओ डैश ए हमारे पास में कितना है, ये यहां पर आपको ओ डैश ए दिखलाई दे रहा है जिसका मान यहां पर कितना है h1 है, ये दिखलाई दे रहा है ओ डैश ए का मान h1 है, ओ डैश ए का मान। तो ये बच्चों h1 है आभासी गहराई जिसको आपने कहा, और ओ ए का मान देखिए, ओ ए का मान कितना है h2 है जिसको आपने वास्तविक गहराई कह रखा है। तो अब बच्चों ध्यान दीजिए हम यहां पर h1 को निकाल सकते हैं किस तरीके से, h2 अपॉन n, अर्थात वास्तविक गहराई को आप अपवर्तनांक से भाग कर देंगे तो आपको आभासी गहराई प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों इसका हम आभासी गहराई ज्ञात कर सकते हैं।
इसके बाद बच्चों हमारे पास एक और यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए डेली लाइफ में इसका कितना यूज़ होता है हमारे सराउंडिंग में, उस पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं, जिसको यहाँ पर कह रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लेकिन उससे पहले क्रांतिक कोण की भी बात करेंगे। देखिएगा जरा सा चित्र में ध्यान दीजिए। ए से एक किरण सीधा निकल गई। एक बात पहले ही आपसे कहूं, ध्यान रखिएगा, ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम है। अर्थात डेंसर से रेयरर मीडियम में आप जा रहे हैं, ठीक है, सघन से विरल माध्यम में आप जा रहे हैं यहां पर। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक किरण ये सीधी चली गई, ठीक है, दूसरी किरण यहां से ओ से O1 पे पड़ती, O1 पे पड़ती है। क्या होगा, सघन से विरल माध्यम में जा रहे हैं तो अभिलंब से दूर हटेगी कोण, अपवर्तित किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। R का मान यहां पर I से अधिक होगा। और दूरी पर जाके यहां पर O2 पर देखते हैं बिंदु पर क्या हो रहा है। देखिए I डैश का मान I से ज्यादा हो जाएगा दूर हटने पर यहां पर। तो जब I डैश बढ़ गया तो R डैश का भी मान ज्यादा हो गया, अपवर्तन कोण और अधिक हो गया। तीसरी स्थिति देखिए जरा सा O3 की। अब क्या हुआ, I के किसी मान के लिए I और बढ़ते हुए यहां पर IC नाम दिखलाया है बच्चों। और अब क्या हुआ, अपवर्तन कोण बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 90 डिग्री पर हो गया। तो जब ये 90 डिग्री पर आपने देखा, यहां पर सघन से विरल माध्यम में जा रही है प्रकाश की किरण, अभिलंब से दूर हटेगा, अर्थात R ज्यादा होगा I से। पुनः I को आपने और बढ़ाया, R भी और बढ़ गया। अब I को आपने इतना बढ़ा दिया कि R कितना हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री मान जब हो गया, इसी समय पर इस आपतन कोण को क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। तो बच्चों आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश का हो जाए क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। तो अपवर्तन कोण का मान यदि 90 डिग्री हो तो आपतन कोण I को क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण। I को क्रांतिक कोण कहेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, इसे हम IC क्रिटिकल, C फॉर क्रिटिकल। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश है। अतः यदि ये डेंसर है और वो रेयरर है तो आप लिखेंगे रेयरर मीडियम का अपवर्तनांक डेंसर के सापेक्ष क्या होगा, साइन IC अपॉन साइन 90। और इसको अगर आप 1 अपॉन कर दें तो 1 अपॉन n डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम क्या हो जाएगा बच्चों, साइन IC, क्योंकि साइन 90 का मान कितना हुआ, 1 हुआ। अर्थात किसी भी डेंसर मीडियम का रेयर के सापेक्ष अगर आप अपवर्तनांक निकालते हैं तो कितना होगा, 1 अपॉन साइन IC। अब आपको यहां पर सूत्र मिल गया। यदि क्रिटिकल एंगल अर्थात क्रांतिक कोण का मान आपके पास ज्ञात हो तो आप माध्यम का अपवर्तनांक, डेंसर मीडियम का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। चलिए इस पर आधारित पूर्ण परावर्तन पर आधारित और भी बातें हैं। तो सबसे पहले हम क्रांतिक कोण के बाद पूर्ण परावर्तन की बात करेंगे बच्चों। अब देखिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया, I बड़ा हो गया IC से, तो ये कोण भी बढ़ेगा, अर्थात ये और दूर हट जाएगी अपवर्तित किरण। और दूर हटने का मतलब 90 पे तो पहले ही थी, उसी माध्यम में वापस आ गई। तो उसी माध्यम में जब वापस आ गई बच्चों तो ये क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक
परावर्तन कहलाएगा। यहाँ पर प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही थी, उस माध्यम में निकल ही नहीं पाई, अपवर्तन हो ही नहीं पाया, तो स्नेल्स लॉ यहाँ पर अब नहीं लग पाएगा। यहाँ पर आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। बच्चों, डेली लाइफ में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। हीरा, देखिए हीरा क्यों ज्यादा चमकता है? हीरा पहचाना जाता है अपनी चमक के लिए। होता क्या है, उसका क्रांतिक कोण होता है 24.4 डिग्री लगभग। तो इतना कम क्रांतिक कोण है, इसका मतलब जो भी लाइट उसमें प्रवेश कर जाएगी उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अंदर क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। क्रिटिकल एंगल जितना कम उतना ही ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और बाकी कारीगर उसको इस प्रकार से तराश करते हैं कि वो अंदर से कई बार में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और किसी विशेष तरफ से जब दिखलाई देता है तो उस चमक दिखलाता है। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा बच्चों, यहाँ पर देखिए एक स्लाइड में ये प्रिज्म है यहाँ पर, और हम किसी किरण को 90 अथवा पाई पर मोड़ने के लिए 90 डिग्री पर मोड़ना है प्रिज्म को। इस तरह से लाइट यहाँ पर गिरी। यहाँ पर देखिए प्रिज्म का यहाँ पर क्रांतिक कोण होता है बच्चों 41 पॉइंट समथिंग, लगभग 42 डिग्री। अप्रोक्सीमेटली कितना बच्चों? लगभग में है 42 डिग्री। तो आपतन कोण कितना हुआ? 45, अर्थात आईसी से ज्यादा है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। किरण यहां से गई और इस तरफ निकल गई, दूसरी किरण इस तरफ से 90 डिग्री पर देख रहे हैं, परिवर्तन हो गया इसका। आगे देखते हैं कि इस तरह से अगर यहाँ पर प्रिज्म को घुमा दिया और पुनः यहाँ पर देखिए 45 डिग्री पर ये जा रहा है, तो यहाँ पर परिवर्तन, इसका परावर्तन हो गया, और यहाँ पर पढ़ने के बाद पुनः परावर्तन हो गया, ये भी 45। तो यहाँ पर फिर से एक बार डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो यहाँ पर परावर्तन हो गया और इमेज आपको उल्टी यहाँ पर प्राप्त हो गई, परंतु उसी माध्यम में। इसके बाद एक और चित्र आपके सामने है जिसमें कि ऑब्जेक्ट को दूसरी तरफ देखिए देखने को मिला, मैंने उसी तरफ उसी कोण पर रहा, परंतु ये उलट गया, चित्र में देख सकते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ पर और भी डेली लाइफ में एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, तंतु होते हैं, प्रकाशिक तंतु, जिनमें क्या होता है कि जो कोर होता है, देखिए दो पार्ट में होता है। ऑप्टिकल फाइबर्स आपको बताऊं, एक तरफ से लाइट यहाँ पर भेजी जाती है और दूसरे एंड पर लाइट निकलती है। तो होता क्या है, ये दो पार्ट से होता है। इसका सेंटर पार्ट होता है कोर कहलाता है, जो उसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है आवरण से। ये जो क्लैडिंग होती है ऊपर की बच्चों, इसका अपवर्तनांक सेंटर से कम होता है। तो प्रकाश की जब किरण कोई यहाँ पर तिरछी प्रवेश करती है तो यहाँ पर क्या होता है, डेंसर से रेयर में जाती है, तो इसका क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पुनः इस तरफ पड़ती है, फिर से यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस तरह से ये परावर्तित होते हुए और यहाँ पर से निर्गत होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर निकलने पर इसका क्षति लगभग ना के बराबर हो रहा है और ये पूरी तरह से आपको दूसरे एंड पर वापस मिल गई। इसका प्रयोग बच्चों डॉक्टर्स वगैरह बहुत करते हैं, शरीर के अंदर के दृश्यों का अवलोकन करने के लिए। प्रकाश के बहुत सारे तंतुओं से प्रकाश को भेजते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे पर और उससे वहाँ का दृश्य अवलोकन करते हैं। आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे लैंप इस तरह के देखे होंगे सजावटी, जिनमें कि शावर की तरह से टिप से प्लास्टिक के जो तंतु होते हैं उनसे लाइट का निकलना देखा होगा, वो भी इसी पर आधारित है बच्चों। तो अब आपसे कहना चाहूँगा, ये बातें आपको अवश्य समझ में आई होंगी। इन प्रश्नों का आप हल ढूंढिएगा, आसान है, अपवर्तनांक पर है, देखिए दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें आपको लिखनी इत्यादि। अवश्य इस पर कार्य कीजिएगा।